गुजर चुका है और 8 फरवरी को तारीख भी दे दी गई है, लेकिन उसमें भी चंद जमातों की तरफ से अभाम का इजहार किया जा रहा है। असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, इधर वो प्रोविंशियल है और नेशनल है, तो विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन उसमें इलेक्शन होल्ड करने का पाबंद। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान या इन दो अदालतों के दरमियान आपस में कोई मतभेद है, कोई ऐसी कोई चीज है जो अवाम को नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि हम देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट जिस चीज को मुअत्तल करती है सुप्रीम हाई कोर्ट उसको बहाल कर देती है। अगर आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाता है तो वो शायद उसको दुरुस्त नहीं समझते तो उसको वो सेट असाइड कर देते। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुतहारब है। सैबुटाइज होगा और आइन की अमलदारी नहीं होगी, हम वहां पे आवाज उसके खिलाफ उठाते हैं। सही। तो इसी तरह रूल ऑफ लॉ के हम क्लेमेंट हैं और इसी तरह हम वी आर द टॉर्च बेयरर्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये है हमारा फंडामेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, इलेक्शंस की आमद है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया है। 8 फरवरी को तारीख तय पाई है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तो फुल जोश खरोश में है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उसके जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, लोगों में जा रहे हैं, इंतखाबी जो उनका तरीकाकार है उसको बयान कर रहे हैं। और ऐसे में नवाज शरीफ की जानिब से ताहाल शिकवे शिकायतों का सिलसिला है वो भी जारी है। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने इन 4 सालों के दरमियान एक जो शिकवे शिकायतें उनकी लिस्ट तैयार कर रखी थी जो बयान फरमा रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की भी तैयारियां अपनी मुकम्मल हैं, पीटीआई की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पे और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम आयद किया है कि ये दोनों जमातें नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो। हालांकि हम देखते आए हैं कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन हूँ या मौजूदा चेयरमैन हूँ या उनके जितने भी कारकुनान या उनके रहनुमा हूँ, उनकी सिर्फ एक ही उनका मुतालबा है, वो है कि इलेक्शन कराया जाए। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस इल्जाम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं चाहती और वो जानबूझ के हलडल पैदा करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात कराए, धांधली चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और लॉज क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन मुनक्किद कराता है तो किस तरह से कराता है, नहीं करा सकता तो क्यों नहीं करा सकता, क्या क्या मुश्किलात सामने हैं, और अगर जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में ताखीर करता है तो उस पे कवानीन कौन कौन से लागू होते हैं, इलेक्शन लॉज क्या है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब राना आसिफ साहब हैं, मौजूदा सदर हैं हाई कोर्ट बार मुल्तान के। इसके अलावा आप सबका चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं और इसके अलावा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। इनके पास जो मोस्टली केसेस आते हैं वो आते हैं इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस लॉ को ये डील करते हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? सर, जैसा कि मैंने आपने अपने इंट्रो में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असम्बलियां तहलील होने के बाद या निगरान हुकूमत आती उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल में हम देखें तो 90 दिन से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और 8 फरवरी को तारीख भी दे दी गई है, लेकिन उसमें भी चंद जमातों की तरफ से अभाम का इजहार किया जा रहा है। इस पे क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान जो कि इस मुल्क को रन करने का हमारे पास एक पैरामीटर है, बिल्कुल उसके मुताबिक जब असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, इधर वो प्रोविंशियल है और नेशनल है, तो विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन उसमें इलेक्शन होल्ड करने का पाबंद। एग्जैक्टली। और उसमें कोई इफ देन और बट नहीं है, कोई गुंजाइश ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अब तक तो यही था कि गुज़श्ता हफ्ते तक के इलेक्शंस का शेड्यूल ऐसा अनाउंस नहीं था, तो डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज की भी और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र मुल्क के अंदर, हम इवन बार एसोसिएशन की, हम जूरिस्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को क्लेम करते हैं। हम भी ये कहते हैं कि इमीडिएटली इलेक्शन होल्ड होने चाहिए थे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। सो अब उसका तो एक स्टेज आगे गुजर गई कि अब शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो शायद वो डिबेट बहुत ज्यादा अब मटेरियल तो नहीं रही कि शेड्यूल चूंकि आ गया है। बट आपके क्वेश्चन का एक पोर्शन ये भी है कि अगर इलेक्शन ना करवाए जाएं तो आईन पाकिस्तान में कौन सी वो प्रोविजन है, कौन सी प्रोविजन है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जा सकता है। बिल्कुल।
तो उसके लिए जैसा कि हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क की आला तरीन अदालत है, बिल्कुल, तो उसके पास आइन के आर्टिकल 185 और इवन आइन के आर्टिकल 184 में वो डायरेक्टली भी पिटीशन एंटरटेन कर सकते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है और इसमें आइन की रिवाइवल की बात है, तो वो आइन के इन्फोर्समेंट के लिए आइनी जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करने के लिए वो कोई भी पिटीशन के ऊपर इधर सुओ मोटो, जिसको आज खुद नोटिस कहते हैं, और ऑन द पिटीशन ऑफ एनी बॉडी, एनी इंडिविजुअल सिटीजन, उसके ऊपर वो कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। एग्जैक्टली। एक सवाल मेरा ये भी है कि हमने बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला जारी करती है, किसी चीज को कालादम करार देती है, या कोई चीज जैसे इंतखाबात की तारीख हुई, कालादम करार दे दिया, मुअत्तल कराने के लिए दे दिया, लेकिन वो जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इलेक्शन कराने की वो तारीख दे दी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान या इन दो अदालतों के दरमियान आपस में कोई मतभेद है, कोई ऐसी कोई चीज है जो अवाम को नहीं बताना चाह रहे? क्योंकि हम देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट जिस चीज को मुअत्तल करती है, सुप्रीम हाई कोर्ट उसको बहाल कर देती है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जहां तक अदालतों के मातहत अदालतों के फैसले हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे या सेटिसाइड कर दिया है या वेरी कर दिया है या मॉडिफाई कर दिया है, तो ये ऐसा इसको इदारों के कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जा सकता। ये अपनी अपनी जुडिशियल विजडम है, जो कि किसी वक्त किस तरह से भी प्रिवेल करती है। तो किसी जज हाई कोर्ट की दानिस्त में कोई चीज, कोई फेल, कोई कदम किसी स्टेट ऑर्गन का या किसी इंडिविजुअल का, वो किसी एक एंगल से उसको वो कोई एक जज हाई कोर्ट उसको मुनासिब समझ रहे हैं, और मुमकिन है उसको दूसरे जुडिशियल एंगल से अगर आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाता है तो वो शायद उसको दुरुस्त नहीं समझते, तो उसको वो सेट असाइड कर देते। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुतारब है, ऐसा नहीं। सर, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे फील हुआ, बल्कि नाजरीन हमारे को लगता है कि मोस्टली पिछले चंद सालों से आप देख लें, कुछ अरसे से देख लें, सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को ओके करती है, लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल सियासतदानों की नाअहली का एक सिलसिला हो चला है। नवाज शरीफ को हमने देखा, उनकी नाअहली ताहयात उनकी जारी की गई। इसके अलावा इमरान खान की हमने नाअहली देखी है, केस में 3 साल के लिए। क्या तरीकाकार है किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल करने के लिए या किसी भी इलेक्शन के लिए नाअहल करने के लिए, और क्या ये नाअहली खत्म हो सकती है, कब तक खत्म हो सकती है? इस पे लॉज क्या कहते हैं? देखिए, किसी मेंबर पार्लियामेंट की या किसी फर्द की इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दोनों सूरतों में इधर कोई इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ स्टेट है, वो किसी वजह से डिस्क्वालीफाई होता है उसके लिए, या मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे वो डिस्क्वालीफाई होता है, जैसा कि हमारे पास इंस्टेंस ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक दफा डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये क्वेश्चन कि कितने अरसे के लिए वो कंटिन्यू करेगी डिस्क्वालिफिकेशन, ये अनआंसर्ड थी आईने पाकिस्तान में। इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। तो पहली दफा ये हुआ कि इसके ऊपर बहुत सारी पिटीशंस चली भी, कुछ पेंडिंग भी हैं कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम के लिए है और वो इलेक्शन से स्पेसिफिक या टेन्योर से स्पेसिफिक। तो उस पे अभी क्लैरिटी नहीं थी। तो अब ये पहले दफा ये हुआ कि अभी जो आउटगोइंग पार्लियामेंट थी, जो अभी जिसमें ये जो रिजीम गया है, इसने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया है। इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके और इन्होंने उसको जो इलेक्शन एक्ट 2017 उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन will remain in force for the very period and it will not continue for the lifetime। सही। ठीक है। तो इस चीज का फायदा हुआ नवाज शरीफ साहब को, फैसल वाबडा को, या इस तरह के जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं? वो अब पर चांस फायदा कौन ले रहा है? ये तो पॉलिटिशियंस ही ले रहे हैं। दिस इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून की अमलदारी से किसी को फायदा हो रहा है, उस पे मैं तो उसके जो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि इससे अगर कोई हिट हो रहा था तो वो एबीसी कोई भी उसका बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अब आइंदा जो होगा कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो उसी इलेक्शन की हद तक होगी। तो अब हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है, तो इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए क्लैरिटी लेके आए हैं। तो इससे पहले ये साइलेंट था इस पे। सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई भी फर्द या कोई भी शख्स कहता है कि मैंने इलेक्शंस में अवाम का नुमाइंदे के तौर पे इलेक्शन लड़ने हैं, उसके लिए अहलियत क्या होनी चाहिए
और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको नाअहल बनाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? ये बड़ा ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और इस पे बहुत ज्यादा क्वेरीज हमें आती हैं। सही। जो पॉलिटिशियंस हमारे क्लाइंट्स भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं हमारे, तो वो इस हवाले से हर इलेक्शन में, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में लॉज की अमेंडमेंट से होती रही है। कभी तो बेसिक लॉ में कुछ चेंजिंग आ गई, कभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए किसी केस में क्वालिफिकेशन में आगे जाके कुछ वजाहत कर दी, तो वो चेंजेस आती रही, चलती रहती हैं वो। तो बेसिकली जो आइन का आर्टिकल 62 और 63 है, वो ये कहता है कि जो हमारे मुल्क में पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के, हमारे मुल्क में चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जमहूरियत है, हाँ, और उसकी पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, एक पार्लियामेंट का ऐवान बाला सेनेट कहते हैं, और जैसे कि नेशनल असेंबली हमारी ऐवान ज़ेरी हैं, और प्रोविंसेस में ऐसे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल तो जो है वो उसकी एज है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, तो वो इलेक्शन, एक तो थ्रेशोल्ड एज है, वो जो इलेक्शन लॉ, इलेक्शन एक्ट में भी है, और वो उसकी डिफाइन की गई है। और दूसरी उसके साथ ये है कि जो आइन के आर्टिकल 62 और 63, जो कि दोनों ही क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से समहाउ रिलेट करते हैं, और साथ में उसमें फर्दर ये भी मौजूद है कि सब्जेक्ट टू एनी अदर लॉ, वो लॉ फिर इलेक्शन एक्ट इन्होंने फर्दर उसमें आइन के साथ साथ उसकी आइन की इम्प्लीमेंटेशन में फिर फर्दर लॉ भी इन्होंने बनाया, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 है। इससे पहले ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1976 का, वो इन्होंने रिपील किया और 2017 में इलेक्शन एक्ट को लेके आए, पार्लियामेंट लेके आई। तो उस पे अब उसके अंदर एक तो एज है जो मिनिमम एज उस पे डिफाइंड है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी को कुछ सजा याफ्ता है, हाँ, तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, में नामजद ना हो, हाँ, किसी एफआईआर में, हाँ जी, अदालत का सजा याफ्ता जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडजज डिफॉल्टर है, लाइक किसी ने बैंक से फाइनेंस फैसिलिटी ली और वो डिफॉल्ट कर गया और कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने उसे डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, और वो डिफॉल्ट अमाउंट स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, तो ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और उसके बाद फिर फर्दर इसमें लॉ में इंटरप्रिटेशन आई है। एजुकेशनल भी है कोई? जी नहीं, अब एजुकेशन बीच में 2008 में ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी, 2008 के इलेक्शन से आई थी, बल्कि 2002 में बेसिकली। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि 2 इलेक्शंस जो थे वो ग्रेजुएट होना शर्त थी उसकी कैंडिडेट की, अब उसको खत्म कर दिया गया। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्वालिफिकेशन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो एक कंडीशन लगाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सेटिस्फाई किया। अब मैक्सिमम कितना है क्वालिफिकेशन? अब कोई एजुकेशन नहीं, इवन इलिटरेट पर्सन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सर ये एक अलमिया भी तो है कि हम अपने बच्चों को सिखाते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक के तालीम कामयाबी की कुंजी है, लेकिन हम पे वही लोग हुकूमत कर रहे हैं जो तालीम के नाम से नाआशना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक गैप है। अगर कोई एक पढ़ी लिखी अवाम अपने अनपढ़ लीडर से, आजकल तो हम लीडर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लीडर से या पॉलिटिकल रहनुमा से कोई बात करती है, उसको तो बात एक गैप है, हो गया ना अवाम और पॉलिटिक्स पार्टी के दरमियान। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या अदालत ने, क्या आइन बनाने वालों ने कभी इस चीज के बारे में भी सोचा है? देखिए, पार्लियामेंट के बारे में जो पार्लियामेंट का जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये जो मॉडल है पार्लियामेंट के बारे में, ये है कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ, और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बना सकती है। अगर पार्लियामेंट आज ये कहे कि पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर ए मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन, तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ठीक है, तो इसलिए वो जो विजडम है उसकी अपनी एक दानिश है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर तो पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट हो सकती है, या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हम बाहर बैठ के कर सकते हैं। तो उसमें मैं एज ए पर्सन ये समझता हूँ कि जो हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, मस्ट बी ग्रेजुएट, और क्योंकि उन्होंने कानून साजी करनी है, वहां पे दस्तूर का अमल
उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का सामना करना है, वो ब्यूरोक्रेसी जो हाई क्वालिफाइड है, हाई उन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है, ऐसे में दरमियान से हम अपने बंदू को लेके जाते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। वो ये कि पाकिस्तान की आबादी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 22 करोड़ से तजावज कर चुकी है पाकिस्तान की आबादी, लेकिन अगर हम वोटर्स जो कि इंदराज किया गया है वो बहुत कम है। मैं खबर देख रही थी, सुबह देख रही थी, तकरीबन 1 करोड़ और कुछ हैं जो वोटर्स हैं। ये टर्नआउट कम क्यों है? देखें, जो ये काफी इम्प्रूव किया है इसने। ये पहले तादाद, ये रेशो बहुत कम थी। अभी जो सेंसस हुए हैं उसमें जो एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं, बालिग रायदही का कानून, बालिग रायदही के कानून में अब लोग शौक से अवेयरनेस आई है, लोगों ने मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवाई है। इलेक्टोरल रोल में बहुत सारे लोग आ गए। और वैसे भी एक और भी शायद अब सिस्टम ये है कि द मोमेंट कोई उससे 18 ईयर से क्रॉस करता है तो उसको नादरा का सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में डाल देता है। सिस्टम अब ऐसा है, अपग्रेड हो जाता है। तो इसलिए ये रेशो अभी इट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। इसकी जरूरत है कि अवेयरनेस आए, लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का पता चले कि वो उनका किरदार मुल्क के अंदर कानून साजी में है, हुकूमत साजी में उनका किरदार है। तो वो यकीनन अपने वोट को इंश्योर करेंगे कि हमारा वोट दर्ज हो और फिर वो वोट को एक्सरसाइज करें और अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस को वो वोट दें। अच्छा, आजकल की जो सूरत हाल है ना, जिस भी आज छोटे से छोटे बच्चे को जिसको शऊर है, जो टीवी देखता है, जो टेलीविजन पाकिस्तान की सियासत को समझता है, वो भी चाहता है कि आने वाले इलेक्शन में जाके मैं वोट दूं, लेकिन चूंकि 18 साल से वो कम है तो वोट नहीं दे सकते। सर, और भी मजीद सवालात हैं हमारे, हम ब्रेक के बाद आएंगे और वो आपसे करेंगे। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब राना आसिफ साहब से। ये मौजूदा सदर हैं मुल्तान हाई कोर्ट बार के। इनसे हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे कि अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले ये एक कानून आया है कि जितने भी जजेस हैं वो खुद और उनकी बेगमात, वो एयरपोर्ट पे अपनी तलाशी से उनको इस्तशना करार दे दिया गया है। ऐसा क्यों है और ऐसा कानून क्यों बनाया गया? और मुल्तान जो बार है उसके इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके हवाले से कैसी तैयारियां चल रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आसिफ साहब से जो कि सदर हैं हाई कोर्ट बार मुल्तान के। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल दोहराया था कि अभी कानून पास हुआ है, उसमें ये कि पाकिस्तान में जितनी भी जजेस हैं और इनकी बेगमात हैं उनको एयरपोर्ट पे चेकिंग फ्री कर दिया गया है। लेकिन एक खबर और भी आई है कि सरीना विलियम, जो कि इस वक्त हमारी कह सकते हैं कि हम खातून अव्वल हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेगम हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे जाते हुए खुद रजाकाराना तौर पे अमले को अपनी तलाशी दी है। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है? हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जमहूर पे चल रहा है, जमहूरियत है जिसमें सब इंसान बराबर हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, एयरपोर्ट पे बराबर हैं, अगर कतार में लग रहे हैं तो बराबर हैं, लॉन्ज में बैठ रहे हैं तो बराबर हैं, टूल टैक्स पे कर रहे हैं तो बराबर हैं, अगर किसी नादरा के ऑफिस में जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं तो बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक पाकिस्तान जो कि पिछले 72 सालों से नाजुक मोड़ से गुजरा आ रहा है, चलता आ रहा है, अब भी नाजुक मोड़ पे है, ऐसे वक्त में एक फैसला आया कि भाई उनको फ्री कर दिया गया, चेकिंग फ्री कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज बाहर लेके जा रही है या वहां से लेके आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आम आवाम में और जजेस में या जजेस के अहले खाना में कोई ऐसा फर्क है जिसकी वजह से उनको चेकिंग फ्री कर दिया गया है? देखें, ये एयरपोर्ट पे चेकिंग या स्क्रीनिंग की बात हो, ये ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करने की बात हो, या टोल पे करने की बात हो, या किसी और क्यू में आने की बात हो, इसमें आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो है बड़ा वाज़ेह है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है और सेफ गार्ड करता है आपको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। वो ये कहता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल। तो मैं एज ए पर्सन, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि हमें जब एक नेशन के तौर पे नजर आना चाहिए तो नेशन के हर ऑर्गन और हर इंडिविजुअल और हर एक्टर का जो कंडक्ट है, इधर वो उसका अपना कंडक्ट और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन टू डील विद दैट इंडिविजुअल, वो अक्रॉस द बोर्ड एक होना चाहिए। सही से सही। और उसमें हम एक तरफ अनफॉर्चुनेट ये है कि हम दावेदार हैं या हम ख्वाहिशमंद हैं कि हम
तरक्की पसंद बन जाएं, हम आइन की अमलदारी के अलमबरदार बन जाएं, लेकिन हम इस तरह के छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स में उलझे हुए हैं। तो अल्दो के ये वाला जो आपने भी जिक्र किया या शायद मीडिया में भी कहीं और एक दो जगहों पे ये बात आई है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है सर, ये जारी हो चुका है, 3 दिन पहले जारी हुआ है खुद, तो वो मेरी नजर से नहीं गुजरा। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिटीजन का। स्टेट के फंक्शनरीज के ऊपर जो कॉन्फिडेंस नेशन रिपोज करती है उससे कौमें बढ़ती हैं। अब ये देखिए तो ना, अगर सिस्टम के अंदर इस तरह के प्रिविलेज क्लासेस होंगी, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होएगी, तो आपका जो इंडिविजुअल है उसका सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कॉन्फिडेंस लैक करेगा तो स्टेट वीक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलके कौमों को बनाती हैं, स्टेट्स को बनाती हैं और आपको अपग्रेड करती हैं, एलिवेट करती हैं। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म यकीनन हो सकता है कि उसकी सर्च है या उसकी अदरवाइज कोई आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग है, तो उसके लिए कोई बेहतर अपग्रेडेड फॉर्म हो सकती है कि उसको किया जाए। बट अगर आप ए को ये कहें कि आप तो खड़े रहो, आपकी तलाशी होगी, और बी जो है वो इस वजह से गुजर जाए कि वो किसी ABC से उसका तल्लक है, तो ये नामुनासिब है। ये अवाम में नफरत को बेदार करती है, नफरत को हवा देती है इदारों के खिलाफ। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम लॉज पे अमल नहीं करते, कवानीन को मानते नहीं है, दूसरी जानिब हम खुद ही ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो उनको हमसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो आप कैसे ये कर सकते हो? अच्छा सर, चूंकि हम इस पे गुफ्तगू कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि जैसा कि पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे। अब हमने देखा कि मुतअद्दिद पार्टियों ने अपने वकुला मेंबरान को आगे कर दिया है, उनको टिकट्स भी दे दिए हैं। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें वो इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है वो विन भी करें क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या वकुला का सियासत में आना बेटर है? बिल्कुल जी, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले अवेयरनेस आनी चाहिए थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने टिकट्स देते हुए और अपने अंदर जो पोजीशन तकसीम करते हुए जो जूरिस्ट हैं, जो लीगल फर्टर्निटी है, उसके लोगों को एक ईयर मार्क शेयर देते रहना चाहिए था। जो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो अवेयरनेस और जो फैमिली पॉलिटिक्स बढ़ी और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक इनफॉर्मल डिक्टेटरशिप रही, अगर इसके अंदर जूरिस्ट का डे वन से रोल होता तो शायद ये इस तरह ना होता। तो अब देखने की बात यह है कि जब इन पॉलिटिकल पार्टीज के स्टालवर्ड्स को, जब इन लीडरों को, जब इन नुमाइंदों को कोई कहीं पे ये स्क्रू होते हैं, इनकी कोई लूप होल्स पकड़े जाते हैं, तो भाग के फिर लॉयर्स के पास आते हैं और उस वक्त लॉयर्स को ये अपना मसीहा समझते हैं। लेकिन जब लॉयर्स को पार्टी के अंदर मकाम देने की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी इनका तो पीछे इलेक्टोरल कॉलेज कोई नहीं है, इनके पीछे तो हल्का नहीं है, तो इनको तो पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए पार्टी में। तो जैसे मैंने पहले बताया, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बट मेरे बहुत सारे दोस्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। मैं उनको जब देखता हूं कि वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में, बड़े फ्रंट लाइन पे होते हैं, बड़े डाई हार्ड वर्कर्स हैं, बट जब उनको एलिवेट करने की बात आती है तो वही ट्रेडिशनल जो इलेक्टेबल्स हैं वो या उनके कोई लगते करीबी वो आते हैं, लॉयर्स को इग्नोर किया जाता है। सो अब फॉर वट एवर रीजन, अब अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये ख्याल आ गया है तो आई रियली अप्रिशिएट इट। पार्टीज ने अगर लॉयर्स को एक मखसूस कोटा टिकट्स का और पार्लियामेंट में उनको लेके जाने का सोच लिया है, किसी एक ने सोच लिया है या सब, मैं तो समझता हूँ सबको इसका ख्याल आना चाहिए, एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल। और इसका नतीजा आप देखेंगे कि जब लॉयर्स, जब लीगल फर्टर्निटी के लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन बढ़ेगी और एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ेगी और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है वो बढ़ेगा। और मैं इसके साथ साथ मेरिट और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी व्हेन लॉयर्स वुड बी इन द पार्लियामेंट। अच्छा सर,
अच्छा, इससे एक रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि आपके पास चूंकि ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो इलेक्शन से मुतालिक ही होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने पास अपने इलेक्शन से मुतालिक भी होते हैं क्योंकि इलेक्शन तो हर वक्त नहीं हो रहे हर वक्त नहीं होते बिल्कुल। जितनी भी सियासी जमातें हैं अपने मसाइल वो आपके पास लेके आते हैं, तो आपका शिकवा बजा है कि इनको तब तो हमारी याद नहीं आती जब इनके हालात अच्छे चल रहे हो, लेकिन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पे हालात बुरा है तो वो हमारे पास आते हैं। खैर, मैं इस हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं आपके पास अपना किस तरह का मसला लेके आते हैं, क्या उनको हर्डल्स पेश आती हैं? जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उसमें कुछ तो आते हैं कि जी मेरा जो राइवल कैंडिडेट है मैं तो एलिजिबल हूं, वो एलिजिबल नहीं है। सही। हाँ, वो इसलिए एलिजिबल नहीं है कि जी उसने तो फलां बैंक से लोन लिया था, वो तो डिफॉल्टर है। और ये कि जनाब उसने तो फलां उसकी प्रॉपर्टीज है उसने कंसील की हैं, वो प्रॉपर्टी शो नहीं की, तो वो उसने आइन के आर्टिकल 62-63 के ऊपर पूरा नहीं उतरता क्योंकि उसने झूठ बोला है, उन्हें अपनी जायदाद छुपा ली। और ये कि समटाइम लोग अपने सपोजेस और अपने डिपेंडेंट छुपा लेते हैं, राइवल को नीचे दिखाने के लिए भी। तो वो लोग एक तो दूसरे के लिए आते हैं। आप उनको कैसे डील करते हैं जब आपको पता है कि केस कोई बेबुनियाद है, मैं नहीं कर सकता, उसको कैसे लेके चलते हैं आप? क्या स्ट्रेटजी होती है तब आपकी? नहीं, जो आता है उसकी बात में कुछ सब्सटेंस होता है तो वो करती तो अल्टीमेटली कोर्ट ही है डिसाइड, बट हम तो जो उसके गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लेके चल रहे होते हैं। उसका ये इस्तदलाल होता है हमारे पास आने वाले का कि नहीं जनाब ये कंटेस्ट करने वाला जो कैंडिडेट है इसने तो अपनी जायदादें छुपा ली हैं, इसने अपने लोन छुपा लिए हैं, ये तो यूटिलिटी बिल का डिफॉल्टर है, और ये कि या तो इसका वोट इस हल्के में नहीं था या ये कि इसकी एज अभी पूरी नहीं थी, तो इस तरह की चीजें वो लेके आते हैं। वाइस वर्सा कोई कैंडिडेट हमारे पास इस तरह के आते हैं कि हमारे खिलाफ ये इल्जाम लग गया है कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा होता है, वही जो एलिगेशंस होते हैं वो दूसरे पे लगे होते हैं, तो वो खुद ही इज द वन हु इज सफरर ऑफ द ऑब्जेक्शन। तो आता है कि जनाब मेरी तो एज भी पूरी है सपोज, या मेरे तो मैंने जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने सेल कर दी हुई थी, वो तो मेरी मुश्तरका जायदाद थी, फैमिली की सेटलमेंट में मैंने भाइयों को दे दी थी, या बेटी की थी, या बीवी की थी, या बेटे की थी, मेरी तो थी। हाँ, मेरी थी नहीं। तो इस तरह का उनका स्टैंस होता है। तो फिर उस एंड ऑफ द डे उसमें इनिशियली तो रिटर्निंग ऑफिसर्स जिनके पास ऑब्जेक्शन होते हैं जो इनिशियल स्क्रूटनी करते हैं, असल में स्क्रूटनी का प्रोसेस है, मतलब स्क्रूटनी में यू नीड नॉट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन, इवन द रिटर्निंग ऑफिसर खुद से भी उसको देखने का पाबंद है कि उसके नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो चीजें लगी हुई हैं वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है, क्या वो थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरता है, जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर दी गई है कानून में उसके ऊपर पूरा उतरता है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना जरूरी। सो टू बी ऑन द सेफर साइड बहुत सारे लोग हमें प्रीकॉशन में एंगेज कर लेते हैं कि मेरी नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी है जी, आप हमारे साथ चले हमारी स्क्रूटनी करवा दें। तो वो हमें जो पॉसिबल लूप होल होता है वो भी बता देते हैं कि जी ये थोड़ा सा वीक एरिया है, इसको आपने कैसे लेके निकलना है। सो दिस हाउ वी प्रोसीड। और उसके बाद दूसरा टीयर उसमें होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के बाद उसकी अपील्स होती हैं, वो हाई कोर्ट लेवल पे होती हैं कि नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के खिलाफ अपील्स होती हैं, वो हाई कोर्ट में उसका ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में हम उसको फॉर एंड अगेंस्ट डिफेंड कर रहे होते हैं या अपोज कर रहे होते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, ऐसा है हमने देखा कि हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस कभी भी मुलतवी नहीं हुए, एक साल के अंदर होते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, इवन के आप फरमा रहे थे मार्शल लॉ में भी उसके इलेक्शंस नहीं रुके। ये इलेक्शंस होते किस तरह से हैं, किस मकसद के लिए होते हैं, इन इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है और कितने अरसे में कराता है, ये इसके बारे हमें थोड़ा बता दें हमारे नाजरीन को। देखें, बार के इलेक्शंस में दो तरह के इलेक्शंस हैं, एक तो है एसोसिएशंस के इलेक्शन, सही, और दूसरा है काउंसिल का इलेक्शन। काउंसिल जो है हमारे पंजाब में पंजाब बार काउंसिल है, विच इज द रेगुलेटर। सही से रेगुलेटर है विच मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द लॉयर्स, उनकी एक्सपीरियंस की फाइल्स उनके पास होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट का रिकॉर्ड उनके पास होता है। सो काउंसिल का इलेक्शन जो होता है वो आफ्टर 5 years होता है। सही। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से, सपोज मुल्तान से 4 मेंबर होते हैं, खानेवाल से 2 मेंबर होते हैं, तो वो 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं। सही हो गया। तो वो भी ऐसे ही है कि वो भी दैट काउंसिल इज गवर्न्ड बाय ए स्टैट्यूट जिसका नाम है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973। उसके अंदर टाइम फ्रेम है कि जब 5 साल पूरे होने हैं तो कंसर्न सेशन जज ने सिविल जजेस को डिप्यूट कर देना है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जिस जिले के में इलेक्शन हो रहे हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हर वक्त सारे प्रोविंस में इकट्ठे हो रहे होते हैं। सही। तो वो 5 साल बाद वो इलेक्शन होने होते हैं। हो गया, उसमें इंटरप्शन नहीं आता, सही। नेवर डिलेड। दूसरा है बार एसोसिएशंस। एसोसिएशंस
में फर्दर देयर आर काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। ये किस तरह की होती है जी, एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तहसील बार एसोसिएशन जो है वो उसमें सब डिविजनल बार एसोसिएशन हम बोलते हैं, और एक है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो ये इलेक्शंस होते हैं एनुअली। सही। अब आपके जो क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है कि इनका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि प्राइमरीली जो एसोसिएशंस हैं या बार एज इंस्टीट्यूशन, दिस बार इज always supposed to stand for the rule of law. We are claimant of to be the watchdog of the constitution. ठीक है। हम कहते हैं कि जहां पे आइन कभी अब्रेज होगा, सैबुटाइज होगा और आइन की अमलदारी नहीं होगी, हम वहां पे आवाज उसके खिलाफ उठाते हैं। सही। तो इसी तरह रूल ऑफ लॉ के हम क्लेमेंट हैं, और इसी तरह हम वी आर द टॉर्च बेरर्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये है हमारा फंडामेंटल कि हम बार रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी होती है। एक तो पर्पस इसका ये है। दूसरा पर्पस ये है कि इंटरसी द मेंबर्स, बार के अंदर के जो हमारे बार के मेंबर्स हैं, आप देखें पाकिस्तान, अब पंजाब में अब कितने 1000 लॉयर्स हैं, मुल्तान में 14-15 हजार लॉयर्स हैं, तो वो जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके अंदर डेकोरम को मेंटेन करना, स्ट्रॉन्ग जो प्रोफेशनल नॉर्म्स हैं उनको कैरी करना, और अच्छी वैल्यूज की रिवाइवल के स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई बाईपास टू अर्न द मनी नहीं अडॉप्ट करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होएगा। बार मेंबर आर सपोज टू बी स्टैंड ऑन द फेयर प्ले और एक्सीलेंस के साथ चलेंगे। तो वो एक्सीलेंस को इंश्योर करना भी बार की जिम्मेदारी है कि कोई बार का मेंबर उस एक्सीलेंस से डेविएट तो नहीं कर रहा, किसी मैल प्रैक्टिस में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बार एसोसिएशन के मेंबर्स के बारे में यह है कि वो दे आर नॉट सपोज टू इंडल्ज इन द पुलिस अफेयर्स। हम लॉयर का पुलिसिंग के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। वी आर सपोज टू असिस्ट द क्लाइंट्स इन द कोर्ट्स। हम कोर्ट्स में काम करते हैं, तो हम जो पुलिस के अफेयर्स में जाता है उसको हम कंडेम करते हैं कि हमारे लॉयर शुड नॉट गो टू द पुलिस स्टेशंस एंड नॉट टू इंडल्ज इन दैट प्रैक्टिस। बिल्कुल, हर किसी की अपनी इसी तरह ये दिस इज वन काइंड ऑफ द प्रिंसिपल। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। लॉयर कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है कि लॉयर है और शाम को दुकान करता है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। इसी तरह लॉयर्स आर सपोज टू वेयर द यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म इज ए प्रिंसिपल, तो भी फॉलो। तो इसको इंश्योर करती है बार एसोसिएशन। ये दूसरा, अच्छा, ये जो है ना लॉयर शुड नॉट अडॉप्ट एनी अदर प्रोफेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, और यूनिफॉर्म में आना चाहिए। अच्छा, स्कूल के बच्चों के अलावा सिर्फ लॉयर्स ही हमें नजर आते हैं जो बाकायदा हर रोज अपनी यूनिफॉर्म में हमें नजर आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लॉयर्स कानून पे अमल करते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चूंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, वो ये कि इस वक्त मुल्तान बार के भी इलेक्शंस हो रहे हैं, हाई कोर्ट बार के। ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि कौन कौन है इस बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, और किस तरह के, क्या लग रहा है कि कौन सा इस वक्त जो कैंडिडेट है वो विन करने की पोजीशन में है? हाँ, बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर बात करें तो उसमें जो इलेक्शंस जिस पे बहुत ज़्यादा जाके ठहरते हैं, जो जिस पे इलेक्शन टिल्ट करता है, वो कैंडिडेट का स्टेचर बड़ा मैटर करता है। कैंडिडेट का प्रोफेशनल कैलिबर जो है दैट इज काउंटेड। और अनफॉर्चुनेट ये है कि अब थोड़ा बहुत अमल दखल एक्सटर्नल एलिमेंट्स का आ गया बार में। हमारे अपने ही कुछ साहबान किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से सपोर्ट लेते हैं जिसको कंडेम करती है बार। तो मेरे ख्याल में हमारे आरिफ नून साहब इज द कैंडिडेट। वो 2 दफा मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, लाइक वो उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं। तो ही इज द वन ऑफ द मेजर कंटेस्टेंट एंड ही वुड बी होपफुली ऑन द विक्ट्री स्टैंड विद माय असेसमेंट। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। आपसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। हमने एक एक पॉइंट को, अगर जनरल इलेक्शंस के हवाले से हो या बार एसोसिएशंस के हवाले से हो, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इधर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे मेरे मेहमान समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और नालियों पे लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बड़े अरसे बाद शामूद को मैंने कहा यार बड़ी मेहरबानी, मेरे घर वाली गली बन गई। लेकिन वो गली बनी कैसी, आप यकीन करें कि 2 दफा मैंने एंटी करप्शन में दरखास्त देने के लिए बाकायदा तैयार की दरखास्त कि मैं दरखास्त दे रहा हूँ, ये गली बना रहे हैं। मतलब सर, सूरत हाल बहुत गंभीर है।
अरकान असम्बली के पास बल्दियाती निज़ाम को बहाल होना चाहिए, पहली बात ये नहीं हो सकता सर, नहीं करते ना, इख्तियार देना नहीं चाहते, इख्तियारात की तो जंग है। मैं वही कह रहा हूँ, वो भी तो यही अरकान असम्बली नहीं चाहते, यही नहीं चाहते, अपने लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और ये अरकान असम्बली को होश के नाखून लेने चाहिए, ये बैठ के अब कानून की बात करें, ये मुल्क को सोचने की बात करें। मतलब भाई अभी आपने सोशल मीडिया का नाम लिया,